हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर एक है वो से देख रहे थे। तो हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आसानी से देख लिया था और अब आज हम पार्ट 3 बना रहे हैं। और मैं आज आज मैं इतना चाहूँगी कि आज पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बार बार एक ही चैप्टर का वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हमने जो पार्ट बनाया था उसमें जो पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो पार्ट 2 था उसमें हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनके दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग परिमेय संख्या होती है और दूसरी भाग अपरिमेय संख्या होती है। फिर हमने देखा था कि जो परिमेय संख्या होती है ये जो होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला जो होता है ये पूर्णांक होता है और जो दूसरा होता है इसमें ये भिन्न होता है। फिर हमने देखा था कि जो भिन्न होता है, भिन्न भी जो होता है 3 भागों में व्यक्त होता है। भिन्न नहीं, जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक भी जो होता है वो भी 3 भागों में व्यक्त होता है। तो जो पूर्णांक है यह भी 3 भागों में व्यक्त था, जिसमें पहला 0 था, दूसरा का ऋणात्मक अंक था और धनात्मक पूर्णांक था, और जो तीसरा था वह धनात्मक पूर्णांक था। तो हमने इतना देखा था और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जो ये मैंने बताया है ये आसानी से आ गया होगा। आज हम अपने नए कदम की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो आज का टॉपिक है उसे देखते हैं। हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका एकदम अच्छे से तरह से पता होना चाहिए कि वो आखिर वो चैप्टर कहाँ का जा रहा है। और कुछ उसमें जो शब्द थे जिसे मैंने चुन कर निकाला है, यदि आप इसे देख लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को एकदम आराम से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो ये जो सभी शब्द हैं, ये सभी शब्द किसी न किसी ये जो सभी शब्द हैं किसी न किसी जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें प्रयोग जरूर होंगे। आप देख लीजिए और मैं खुद आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी कि इनका प्रयोग होता है कि नहीं हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है हमारा भाज्य संख्या। ठीक यार, यदि वीडियो अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखिए भाज्य संख्याएं। अब ये तो ये भाज्य संख्याएं हैं, ये हमने 5 6 7 8 पूरे में बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा है। और इसमें भी आपको बता दे रही हूँ, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं जो होती हैं ये भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी जिनकी गुणनखंड कम से कम 3 हो। मान लीजिए कोई संख्या, ठीक, मान लीजिए 12 है एग्जाम्पल। मान लीजिए 12, इसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 3 पाते हैं। और इसमें आप एक भी कर सकते हैं, इसमें एक से कोई बात नहीं है, आप इसमें एक का भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो 12 गुणनखंड होता है ये 1 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा। तो हमने देखा कि जो इसके जो गुणनखंड थे इसमें 2 से एक संख्या अधिक, इसमें लगभग 4 संख्याएं आ गई हैं। तो यह भाज्य संख्या है, क्योंकि जो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से तो कटती ही हैं, साथ ही जो दूसरी संख्या होती हैं उनसे भी वो बहुत ही आसानी से कट जाती हैं। और इसका हम प्रयोग जानते हैं क्या करते हैं। इसका हम प्रयोग तब करते हैं जब पूछता है बोर्ड में के एग्ज़ाम में पेपर कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वह कितनी होती है। तो यदि आपसे कोई भी पूछे कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो कौन होती है, तो आप 4 बताइएगा, न कि 2। यदि आप 2 कहेंगे तो आप 2 का गुणनखंड करके देख सकते हैं। आप 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 आएगा, और इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो इसका मात्र 2 होता है, 2 से अधिक हमें प्राप्त ही नहीं होगा। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि यह भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 2 है, जो गुणनखंड है केवल 2 है। और जब 2 होता है तो वह अभाज्य होता है। यहाँ पर देखिए अभाज्य होता है, न कि भाज्य। तो आपसे कोई भी पूछे आप बताइएगा कि सबसे जो छोटी संख्या भाज्य संख्या होती है वह 4 होती है।
अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। देखिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी गुणनखंड केवल 2 हों। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, जो अभाज्य संख्या होती है उनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं। 2 किसी के मतलब 2 के सिवा और कोई भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि हमने कोई संख्या 5 लिया, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 करेंगे। यहाँ पर हमें केवल 2 ही संख्याएं प्राप्त हुई। 2 के सिवा और कोई ऐसी संख्या प्राप्त नहीं है मतलब जिससे अधिक इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो सके। हम यदि बात करें 5 की, फिर बात करें 3 की, बात करें 2 की, बात करें 11 की, आप जितने भाज्य संख्या होती हैं आप कितना भी ले लीजिए, इनके जो गुणनखंड होते हैं ये केवल 2 होते हैं। 2 के सिवा और कुछ हमें प्राप्त नहीं होते हैं। 2 से इनकी संख्या बढ़ती ही नहीं है, अर्थात ये मतलब केवल 2 ही होते हैं। अब फिर पूछता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कि आप बताइए कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप कहिएगा कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वह मतलब 2 होती है। ठीक। और फिर मतलब हमेशा हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें हमेशा एक प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है। तो आपने देखा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जब हम इनका गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 4 बराबर 8, तो आपने देखा कि जो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है उनका गुणनखंड सदैव 8 होता है। इसके अलावे आपके सामने यदि मतलब प्रश्न दे भी दिया जाए और कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आप इसके सिवा और कुछ नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। आप किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले उसे मतलब तोड़ने का प्रयास कीजिए कि वह शब्द कहना क्या चाह रहा है। अभी आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक। तो मैं बताती हूँ गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड जो होता है ये गुणे का खंड होता है। मान लीजिए हमने मान लीजिए यह 12, ठीक। इसका जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 होगा। अब 2 गुणे 3 होगा क्योंकि यह गुणन है, इसका मतलब यह एक संख्या है और इसका गुणनखंड मतलब इसका हमने खंडन किया है। जो इस मतलब यह संख्या जिन जिन खंडों से विभाजित हो सकती है और जिन जिन अंकों से विभाजित होती है तो हो सकती है उनका हमने यहाँ पर खंडन किया है। तो आप आसानी समझ सकते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी आपको जो गुणनखंड से संबंधित जो समस्याएं हैं कभी भी आपके समक्ष उत्पन्न नहीं होंगी। अब मतलब ये 2 भाज्य और अभाज्य संख्या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इनका 1 नंबर हमें मिलता है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। ये तो पूछता है, साथ ही पूछता है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या इनका गुणनखंड कितना है। तो आप लगाइएगा कि इन दोनों का गुणनखंड केवल 8 होता है। ठीक। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है सभाज्य संख्या। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि जो सभाज्य संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं और हम इनका उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, जो सभाज्य संख्याएं होती हैं इनका उपयोग हम जब संख्याएं सिद्ध करते हैं कि संख्याएं परिमेय है कि अपरिमेय है तो वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो मतलब हम अभी करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मतलब आप इतना जानिए कि जो सभाज्य संख्याएं हैं इनका जो प्रयोग है हम संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने में करते हैं। देखिए, अब मतलब इसका हम डिफिनेशन देख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ बिंदु केवल 1 हों। तो आप मतलब देख सकते हैं कि जो सभाज्य संख्याएं होती हैं ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु केवल 1 होता है, 1 के सिवा कुछ नहीं होता है। अब आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, पहली 18 और दूसरी की मतलब देखिए माना हमारे पास 2 संख्याएं हैं, पहली 18 और दूसरी 25 है। तो आप इसका कॉमन फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 गुणे 2 3 6 18 गुणे 1 1 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे। फिर यहाँ पर आप 25 करेंगे 25 का, तो 1 गुणे 5 करेंगे। आप यहाँ पर देखते हैं कि इन 18 और 25 में जो केवल कॉमन है वह केवल
एक है। इसमें न ही 2 कॉमन है, न ही 3 कॉमन है, न ही 5 कॉमन है। इसमें जो केवल उभयनिष्ठ बिंदु है केवल एक है। तो हमने मतलब इसे सिद्ध भी कर दिया कि जो सबाई संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका जो केवल उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक होता है, और ऐसी ही संख्याएं जो होती हैं इन्हें हम सबाई संख्याएं कहते हैं। अब तो मतलब हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, हमने बस नॉर्मली देखा है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आपके मतलब आप एकदम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एकदम धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, और आप रटिए मत किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी शब्द को। आप उसे जितना हो सके तोड़िए, तोड़कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। यदि आप तोड़कर उसे पढ़ेंगे तो आप किसी भी शब्द को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और यदि कोई बताता भी नहीं है फिर भी आप अपने आप से उसे कर सकते हैं। तो हमने इतना इन सभी का प्रयोग मतलब हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, और चैप्टर में ज़्यादा है तो हम किसी भी यदि क्वेश्चन का बेस समझ जाएंगे तो हम सॉल्व करना प्रश्नों को आसानी से समझ जाएंगे, कर सकेंगे। तो हमारा जो स्टेप एक था, स्टेप एक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम स्टेप 2 की तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर मतलब समझ में आए तो, नहीं तो आप जितना फिर वीडियो को एक बार और मतलब एक बार और देखिएगा, आपको इतना आसानी से समझ में आ जाएगा।